Hello everyone, welcome to IFS. Good morning, Sonu. Very good morning, Sonu. तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बॉटनी का टॉपिक है और बॉटनी का टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम होने वाला है आरपीएससी का असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बेसिस पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो कल जूलॉजी का पेपर डिस्कस किया था और आज हम बॉटनी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कविता नमस्ते, आशिमा वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आज हम बॉटनी का पेपर डिस्कस करेंगे और एक्चुअली हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रोज सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे लाइव होता है, ताकि आप अगर एसीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादातर टॉपिक जो उसमें आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएं, हमारे चैनल से मिल जाएं और आप उसको पढ़ करके प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं आपको एक बहुत अच्छी मैं बात बताता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट है जो YouTube पर पढ़ती है और YouTube से उसका ICMR निकल चुका है, YouTube पर पढ़ करके। तो कई सारे एग्जाम तो हमारे YouTube चैनल के थ्रू ही निकल जाते हैं। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मनीषा वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। जो आज का टॉपिक है दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले जैसे टॉपिक का नाम है व्हाट इज क्रोमोसोम, पहले हम क्रोमोसोम की ही बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम ये टर्म कहां से आया? सो क्रोमोसोम टर्म इज बेसिकली दिस टर्म इज क्वाइंड बाय ये टर्म किसने दिया था? विलियम वॉन वॉल्डेयर ने। वॉल्डेयर। कभी कभी साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं तो ये बहुत इजी सा नाम है। इजी है कि नहीं? वॉल्डेयर वॉल्डेयर बचपन में हम लोग कहते थे। तो विलियम वॉन वॉल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम को कॉइन किया या इस टर्म को दिया। नाउ अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्रोमोसोम टर्म का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा कि क्रोमोसोम टर्म का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बना है, दो वर्ड से बना है। इसमें क्रोमो है और सोम है। मींस ये ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है बेसिकली क्रोमा, उससे बना हुआ है, या लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड क्रोमा और जोमा से बना हुआ है। ठीक है, क्रोमा जोमा का मतलब क्या होता है? दो वर्ड है इसमें, ध्यान रहे, क्रोमा एंड जोमा। क्रोमा मीन्स कलर, जोमा मीन्स बॉडी। तो क्रोमोसोम बेसिकली कलर्ड बॉडी होती है। कलर्ड बॉडी इसलिए जब इसको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है तो ये आसानी से स्टेन हो जाती है। ठीक है, बेसिक डाई से स्टेन करने पर आसानी से स्टेन हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडी। अब ये कलर्ड बॉडी कहां से मिलती है? देखो कविता वैष्णव बता रही, बिल्कुल सही है। रेखा मिश्रा भी आ चुकी हैं और सुमन राठौर, रंजन तिवारी। चलो ओके ठीक है, बहुत सारे लोग यहां पर जो भी हैं। सीएसआर और सौरभ आलम पूछ रहे हैं सीएसआर नेट लाइफ साइंस बुक लिस्ट।
आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं क्या कर रहे हैं सौरभ? चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम किससे बना है? इसका मतलब क्या है? कलर्ड बॉडी। और कलर्ड बॉडी इसलिए क्योंकि बेसिक डाई से ये स्टेन हो जाता है। ठीक है, कविता वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इट कंटेन कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आपके सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो आपके मदर फादर से आई है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कहां पर मिलेगी? आपके क्रोमोसोम में मिलेगी। ठीक है, एंड दिस क्रोमोसोम दे प्ले वाइटल रोल इन, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, क्रोमोसोम प्ले वाइटल रोल इन किसमें रोल प्ले करता है ये? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में रोल प्ले करेगा। और किसमें रोल प्ले करेगा? हेरिडिटरी में, हेरिडिटी में। इसी की वजह से वेरिएशंस होते हैं, इसी के अंदर म्यूटेशन होते हैं। यहां पर रिपेयर, रीजनरेशन, सारी की सारी प्रोसेस, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन है, या जो आपका अपीयरेंस है, या जो आपके सेल जिस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है, सेल के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितना भी आपका फिनोटाइप है, इन सब की इंफॉर्मेशन कहां पर प्रिजर्व्ड है? आपके क्रोमोसोम में, आपके क्रोमोसोम में प्रिजर्व्ड है। और बेसिकली हम कहते हैं कि यही क्रोमोसोम है जो जीनोम के फॉर्म में आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जीनोम क्या है? अब हम इसको कहते हैं, देखो कई सारे टर्म है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पंकज गुड मॉर्निंग, श्रेयांशु वेरी गुड मॉर्निंग। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम किस फॉर्म में, हम कह रहे हैं कि ये क्या बनाते हैं? ये जीनोम बनाते हैं। तो जीनोम के बारे में थोड़ा सा एक लाइन देख लेते हैं। जीनोम क्या है? जीनोम इज कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। और ये सब मिलाकर के क्या कहा जा रहा है? जीनोम। ठीक है, जीनोम कहां पर प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्या सिर्फ जीनोम न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है? जीनोम सिर्फ न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है? हां, लेकिन क्या आपकी कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि कुछ सेल ऑर्गेनेल, कुछ कोशिकांग, उनके अंदर खुद के भी डीएनए होते हैं, उनके खुद के अंदर भी डीएनए होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया, हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनकी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है कॉन्ड्रियोम, और इसको कहा जाएगा प्लास्टोम।
और जो सेल के अंदर है उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? जीनोम। ठीक है, तो जीनोम इज कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक जीनोम या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम ये अलग तरीके का होता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करो तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या जीनोम ये थोड़ा सा अलग होता है। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है, जीनोफोर। ठीक है, ध्यान रहे, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम या जीनोम को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। सकाराम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आपने बचपन में सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद जिनको कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये जो क्लास है ये वो लोग भी देख रहे होंगे जो बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बचपन में जब आप पढ़ते हो, कई सारे टर्म पढ़ते हो। आपने बचपन में, अभी हमने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर है? क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है, सेल के अंदर। सेल के अंदर हमने कहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है। आप सोचोगे कि सर मैंने तो डीएनए पढ़ा था, कुछ लोग कहेंगे मैंने तो जीन पढ़ा था, कुछ लोग कहेंगे मैंने क्रोमैटिन पढ़ा था। तो ये जो क्रोमैटिन, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम है, इन सारे टर्म को आज हम देखेंगे। हम क्रोमोसोम भी देखेंगे, क्रोमैटिन भी देखेंगे, डीएनए भी देखेंगे, जीन भी देखेंगे। ये सब एक ही फॉर्म है, जीनोम के ही ये बेसिकली अलग अलग फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे आप जानते हो वाटर की डिफरेंट फॉर्म होती है। वाटर की डिफरेंट फॉर्म आप जानते हो, जब उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करो तो वो वेपर बन जाता है। वाटर नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ले जाओ वाटर को तो आइस बन जाता है। इसी तरीके से ये जीनोम भी अलग अलग कंडीशन पर अपनी अलग अलग फॉर्म में होता है, या यूं कह लो कि यही डीएनए ही है जो अपनी अलग अलग फॉर्म में होता है। डीएनए का कुछ कोई पार्ट तो जीन कहा जा रहा है, डीएनए कभी तो क्रोमैटिन हो जाता है, डीएनए कभी क्रोमोसोम बन जाता है, पर यह सब कुछ मिलाकर के हम कहते हैं कि यह जीनोम का ही पार्ट है। ठीक है, नाउ सवाल यह है कि ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए या जीन कहां पर है और कैसे इनकी फॉर्म चेंज होती है, कब होती है और क्यों होती है, यह सब अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का कैसे बनता है यह हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्रोमोसोम कैसे बनता है। ये जो डीएनए है जो आप पढ़ते हो हमेशा कि डीएनए या जीन, ये सब कहां पर होता है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है, इन सब को हम पढ़ेंगे। शशि कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर लेना, क्योंकि एसीएफ एग्जाम के और भी खूब सारे डिस्कशन आने वाले हैं। आप देखो वहां पर लाइव शेड्यूल है। शशि कुमार पूछ रहे हैं कि ये सीएसआईआर नेट के लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल होगा शशि कुमार, आप बेसिक पढ़ रहे हो तो कभी भी डीएनए तो हर जगह पूछा जाता है, चाहे आप सीएसआईआर के बारे में बात करो या फिर कोई बेसिक लेवल का एग्जाम आप बात करो, हर जगह पूछा ही जाता है, तो इसलिए बेनिफिशियल तो है। रेखा मिश्रा भी यही पूछ रही हैं कि सर क्या ये सीएसआईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रेखा, हम टारगेट कर रहे हैं एसीएफ के एग्जाम को और उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं।
पर साइंस तो चेंज होगी नहीं, तो ऑब्वियसली ये CSIR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक आइडिया आपको लग जाता है। ठीक है, इस एग्जाम के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि ये डिफरेंट फॉर्म जो है जीनोम की, ये कैसे मिलती हैं, कहां मिलती हैं, तो उसको समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि बेसिकली जो सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करती है, तो हर डिवीजन से पहले, सेल को हर डिवीजन से पहले अपने डीएनए को चेंज करना होता है। हर डिवीजन से पहले अपने डीएनए को, हर डिवीजन से पहले अपने डीएनए को डुप्लीकेट करना होता है। तो बिफोर सेल डिवीजन, every cell has to duplicate its DNA, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करना होगा, या यूं कह लो कि अपने जीनोम को डुप्लीकेट करना होगा। क्योंकि सेल डिवाइड होगी तो एक कंप्लीट सेट जो नई सेल बन रही है डिवीजन के बाद, उसमें भी ट्रांसफर की जानी है। ठीक है, तो उसको अपने डीएनए को तो डुप्लीकेट करना ही होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को तो डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा। नाउ डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए द्विगुणन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए डुप्लीकेशन, या चाहे डुप्लीकेशन कह दो, या और साइंटिफिक भाषा में इसको रेप्लिकेशन कहा जा सकता है, हिंदी में जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, तो सेल की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट फेज होती हैं। एक कि उसको डिवीजन से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट फेज है सेल की लाइफ में कि डिवीजन कर लेना होता है। तो दो इंपॉर्टेंट फेज आ गई, एक तो डीएनए डुप्लीकेशन वाली फेज और दूसरी डिवीजन वाली फेज। ठीक है, ये सेल की लाइफ की दो इंपॉर्टेंट फेज है। पर इन दो इंपॉर्टेंट फेज को कंप्लीट करने से पहले सेल को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब ध्यान रहे, अब हम बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं डीएनए से क्रोमोसोम बनने तक का सफर। जीनोम का डीएनए से क्रोमोसोम बनने तक का सफर हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले यह सेल के अंदर कहां और किस सिचुएशन में होता है, हमें यह समझना जरूरी है। और उसके लिए हमने बताया कि कभी भी सेल जब कभी डिवाइड करती है, उससे पहले अपने क्रोमोसोम को डबल कर लेती है, ताकि एक सेट नए वाले सेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, या डॉटर सेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो पूरे सेल की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट फेज आ रही हैं। एक कि वह डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही है या डीएनए का द्विगुणन कर रही है, और दूसरा कि कोशिका विभाजित हो रही है, यानी सेल डिवाइड कर रही है। ये दो इंपॉर्टेंट फेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अब इसी में हमें पता लगने वाला है कि इस डीएनए की अलग अलग फॉर्म कैसे और कब बनती हैं। हम कहते हैं कि किसी भी सेल के अंदर ये दो इवेंट बार बार आते रहते हैं, यानी अगर सेल के अंदर डिवीजन की, विभाजन की क्षमता है, तो सेल बार बार डिवाइड करेगी, और बार बार डिवाइड करने से पहले उसको हर बार अपने डीएनए को डबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक साइक्लिक मैनर में ये दोनों इवेंट आते रहते हैं, एक साइक्लिक मैनर में ये इवेंट आते रहते हैं, और यही जो चक्रीय इवेंट है, इसी को कहा जाता है कोशिका चक्र या सेल साइकिल। ठीक है, बहुत सिंपल सा हम पढ़ रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट फेज को अगर हम बना लें, सेल के पूरे जीवन काल में जो दो इंपॉर्टेंट फेज हैं उनको अगर हम ड्रॉ करें, तो हम कह देंगे कि एक होती है सिंथेसिस, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है,
डीएनए का सिंथेसिस होता है, या इसको कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा सेल डिवीजन। एम फेज होती है सेल डिवीजन की, ठीक है ना। ये दो फेज आ गई। अब कोई भी इंपॉर्टेंट फेज है, हर इंपॉर्टेंट फेज से पहले सेल को तैयारी करनी पड़ेगी कि वो अच्छी तरीके से सारी चीजें बना ले जो रेप्लिकेशन में मदद करने वाली है। अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो उस कोशिका के पास वो सारी चीजें, वो सारे एंजाइम, वो सारे प्रोटीन प्रेजेंट होने चाहिए। और ये सब कुछ बना लेने का काम सेल कहां करती है? ये सब कुछ बना लेने का काम सेल कहां करती है? G1 फेज में, यानी उसके पहले एक गैप आता है उस फेज में। और दूसरी, जब सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेती है, यानी सिंथेसिस फेज को क्रॉस कर जाएगी, तो अब इंपॉर्टेंट दूसरा इवेंट क्या आने वाला है? एम फेज, यानी डिवीजन वाला फेज। पर डिवीजन से पहले की भी तो तैयारियां चाहिए, और वो तैयारी कहां चलेगी? G2 फेज में। तो इन दो इंपॉर्टेंट इवेंट के बीच में गैप फेजेस आ रही हैं, जहां पर प्रिपरेशन चल रही है। ध्यान रहे, प्रिपरेशन चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां ध्यान रखने वाली है वो ये कि कोशिका के अंदर डीएनए फ्रॉम G1 फेज टू G2 फेज ये ज्यादा चेंज नहीं होता है। ये एक ही जैसा दिखाई देता है अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखो तो। अगर कोई साइटोलॉजिस्ट होगा जो कोशिका विज्ञान पढ़ रहा होगा और वो अगर सेल को अध्ययन कर रहा होगा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको स्टडी करते वक्त ये पता चल जाए, उसको स्टडी करते वक्त कभी भी G1S G2 फेज में कुछ भी ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसको ये लगेगा कि सेल की शक्ल तो एक ही जैसी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। जो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आते हैं वो कहां पर आते हैं? एम फेज में। तो जब सेल डिवाइड करने लग जाती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आते हैं। अब इन्हीं आधार पर यह कह दिया जाता है कि जो सेल का संपूर्ण जीवन काल है, इसका पूरा कोशिका का जो चक्र है या सेल साइकिल है, एंटायर लाइफ साइकिल में G1 फेज के बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज आ रही है। और इन फेज को कह दिया गया है इंटरफेज। इनको क्या कह दिया गया? इंटरफेज। और इस इंटरफेज में कुछ खास चेंज सेल में नहीं हो रहा है, कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तब। और सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कहां पर देखने को मिल रहे हैं? कौन सी फेज में? एम फेज में। तो कोशिका चक्र में ये इंपॉर्टेंट फेज हैं, 4 फेजेस हैं, ठीक है। और यहां पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति। चलो अभी अभी हम क्या करेंगे कि हमने ये पढ़ लिया है कि सेल डिवाइड करने से पहले इन फेजेस से होकर के गुजरती है और इंटरफेज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता, जबकि एम फेज में चेंज देखने को मिलता है। अब देखो, आपको जब यह बात समझ में आ गई है तो अब मैं आपको समझा सकता हूं कि कैसे जब सेल, आपको यह पता है कि सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो डीएनए के फॉर्म में होगी। किसी भी सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में रहेगी, है ना। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहती है? डीएनए के फॉर्म में। पर यह डीएनए सिर्फ डीएनए के फॉर्म में जो आप देखते हो, डीएनए का डबल हेलिक्स द्विकुंडलिनी मॉडल पढ़ते हो, हमेशा इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है। डीएनए को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके रखा जाता है। क्यों किया जाता है अभी इसका भी पता चलेगा। डीएनए को बेसिकली कॉम्पैक्ट करके
क्रोमैटिन के फॉर्म में रखा जाता है। डीएनए को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया क्रोमैटिन के फॉर्म में, और यही क्रोमैटिन वाली फॉर्म आपको कहां से कहां तक दिखाई देगी? आपको पूरे इंटरफेज में, जब सेल इंटरफेज में होगी, यानी कब कब? जब सेल रेप्लिकेशन की तैयारी कर रही होगी तब, जब सेल रेप्लिकेशन कर रही होगी तब, जब सेल डिवीजन की तैयारी कर रही होगी तब भी। ये सारी फेज क्या है? इंटरफेज है। और इन सभी फेज के दौरान आप देखोगे कि सेल का जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज ड्यूरिंग इंटरफेज, ध्यान रहे, यानी फ्रॉम G1 टू S टू G2, यहां तक तो क्रोमैटिन के फॉर्म में है। तो डीएनए हुआ था थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, यहां पर कुछ प्रोटीन भी आई थी इसके साथ, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और इसके आने की वजह से डीएनए का कॉम्पैक्टेशन हुआ था। डीएनए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया था, और फिर यह क्या बन गया था? डीएनए। कैसे हो रहा था हम ये देखेंगे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि इंटरफेज में प्रेजेंट है। और क्रोमैटिन कहां प्रेजेंट होता है? इन सभी फेजेस में आप देखोगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखाई देता है। सेल जीनोम कहां रहते हैं आप जानते ही हो, न्यूक्लियस में रहते हैं। डीएनए कहां रहता है? यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो कहां पर रहता है? न्यूक्लियस में। तो क्रोमैटिन कहां पर प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। पर आपको यह भी तो पता चल गया है अब कि सेल जैसे ही G2 फेज में आएगी, अब G2 में क्या चलता है? प्रिपरेशन चलती है, तैयारी चलती है, और G2 के तुरंत बाद M फेज आ जाती है। चिन्मय दीक्षित, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कोई बात नहीं है, आप लेट हो गए तो एक बार वापस से लेक्चर को देख लेना, सुन लेना, ठीक है। चलो, हमने कहा कि अब सेल थोड़ा सा, इसके अंदर जो डीएनए है वो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होगा, तो कॉम्पैक्टेशन बढ़ गया है, यानी डीएनए और ज्यादा संघनित हो जा रहा है या संगठित हो जा रहा है। अब उसके बाद क्रोमैटिन के बाद ये कौन सा रूप ले लेता है? ये बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बन जाता है। नाउ क्रोमोसोम appear during M phase, सेल साइकिल की या कोशिका चक्र के M फेज के दौरान, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान आप देखोगे कि क्रोमोसोम बन गया है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने कहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां रहती है, तो जो आपने पढ़ रखा था क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि क्रोमैटिन तो कहां रह रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। पर क्रोमोसोम आप देखोगे कि जब क्रोमोसोम बनना शुरू होता है तब न्यूक्लियस की जो वॉल है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, सेल का अगर हम डायग्राम बना लें, रफ डायग्राम, कि इस समय इवेंट क्या हो रहा होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर यहां पर क्रोमैटिन प्रेजेंट है, थ्रेड के फॉर्म में। क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है। पर जैसे ही हम इन सेल की बात करेंगे कि ये अब डिवाइड करने वाली है, तो इसमें बनने लग जाएगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है, जब ये बनना शुरू होता है तो जो न्यूक्लियस की दीवार है या केंद्रक झिल्ली है, ये क्या होने लग जाती है? ये टूटने लग जाती है, और इस तरह से क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। ये सेल डिवीजन के दौरान ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये क्रोमोसोम है। जब सेल डिवीजन होने वाला है तभी ऐसा होगा। अब सेल साइकिल के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यही समझना है कि जो डीएनए डबल हेलिक्स था, ये वाला स्ट्रक्चर, इससे ये क्रोमैटिन कैसे बना और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बना, हमें यही समझना है, यही जानना है।
ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे कि डीएनए से क्रोमोसोम बनने तक की कहानी या डीएनए का क्रोमोसोम बनने तक का सफर कैसा रहा और उसमें क्या क्या चीजें लगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले अब हम डीएनए को देख लें कि सेल के अंदर जो डीएनए है वह किस तरीके से है। डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में आप जानते ही हो। अब इससे रिलेटेड डीएनए के बारे में बहुत सिंपल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हर एग्जाम में पूछा जाता है। कई सारे छोटे छोटे एग्जाम जो नेशनल लेवल के एग्जाम हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो जनरल साइंस होती है उस जनरल साइंस में भी इतनी इंफॉर्मेशन तो पूछा ही जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। अच्छा, इससे पहले आपको यह भी समझ लेना है कि ये क्रोमैटिन टर्म किसने दिया। चलो क्रोमैटिन के बारे में भी लिख लेते हैं। क्रोमैटिन जो शब्द है या टर्म है इसको दिया था फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन का मतलब होता है थ्रेड और इसको दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था। इसके पहले कई सारी डिस्कवरी हो चुकी थी। नागेली वो आ चुके थे, उन्होंने पहले ही देख लिया था, वो क्रोमोसोम को बेसिकली उन्होंने देख लिया था पर नाम कुछ नहीं दिया था। बावेरी शटन उन्होंने भी देखा था। जो टर्म था क्रोमोसोम वाला वो किसने दिया था, वाल्डेयर ने। पर क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिन वाला फॉर्म किसने देखा था, सॉरी ये टर्म किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। तो देखो क्रोमैटिन थोड़ा सा थ्रेड पतला स्ट्रक्चर है पर क्रोमोसोम रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, यानी ज्यादा थिक स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोस्कोप जब कम ताकतवर था तो आसानी से स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का देखा जा सकता था क्योंकि वो ज्यादा थिक स्ट्रक्चर था। पर क्रोमोसोम जैसे जैसे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी और ज्यादा पावरफुल होता गया तो वैसे वैसे सेल की और डिटेल पता चलती गई और फिर क्रोमैटिन के बारे में भी हमें पता चला। विकास बायोस्टैटिस्टिक्स और एनिमल बिहेवियर की क्लास लो फॉर ACF, एनिमल बिहेवियर की क्लास आपकी होने वाली है तो आप चैनल को देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू चिन्मय। सोनी वेरी गुड मॉर्निंग। आप देखते रहिएगा चैनल को। अगर अभी जितने लोग भी नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया था तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी भी मैंने कल भी बताया था और मैं अभी भी बता रहा हूं कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं या जितने भी आपके साइंस से रिलेटेड जो भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव, स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे नेट हो, सेट हो, CSIR हो, गेट हो, ACF हो, RPSC हो, सबकी प्रिपरेशन यहां पर कराई जाती है। और हम आपको ये सेशन फ्री में दे रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे हैं ताकि हम यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बेसिस पर टॉपिक बना रहे हैं और टॉपिक को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप सिर्फ, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि सर सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ करके उनका ICMR क्लियर हो गया। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ इतने से, लेकिन हाँ इतने सारे वीडियोस हैं, आप चैनल को देखते रह सकते हो, इसके साथ बने रह सकते हो। ठीक है, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हो। जो भी न्यूज़ है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं, डिस्कस की जाती हैं, वो आपको बताई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो यह आपकी लाइक्ड हिस्ट्री में ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से लाइक कर लो इसको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फ्लेमिंग ने दिया था क्रोमैटिन टर्म, वाल्डेयर ने दिया था क्रोमोसोम टर्म। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए से क्रोमोसोम बना कैसे। और हमने यह कहा था कि हर छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक डीएनए के बारे में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत बेसिक सा सवाल है और इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यह है डीएनए, डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल।
डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में आप देखोगे कि यहां पर दो हेलिक्स हैं, दो हेलिक्स हैं और ये दोनों हेलिक्स साथ साथ रन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक हेलिक्स की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे हेलिक्स की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, डीएनए में जो एंड होता है 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि डीएनए के इस मॉडल के अंदर आपको बताया गया है कि जब डीएनए इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जब इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा डीएनए, तो हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए के दो तरीके के ग्रूव बन रहे हैं। ग्रूव हैं, ग्रूव का मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा, और ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है इसको ग्रूव कहा जाता है। एक आप देख रहे हैं ग्रूव काफी बड़ा है पर दूसरा ग्रूव काफी छोटा है। इस बड़े वाले ग्रूव को कहा जा रहा है ऑब्वियसली मेजर ग्रूव, और इसको कहा जाएगा माइनर ग्रूव। ठीक है, अब ये डीएनए किससे बना होता है? डीएनए बना होता है, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में आप ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर किसका है, किससे मिलकर के बना हुआ है? कुछ क्षार युग्मक हैं। क्षार युग्मक का मतलब बेस पेयर्स। उन क्षार युग्मकों से मिल करके ये डीएनए बना है। ये जो डीएनए की रस्सी आपको दिखाई दे रही है, ये थ्रेड दिखाई दे रहा है, इनमें क्षार युग्मक यानी बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर का मतलब कि कुछ बेसेस आपस में पेयर कर रहे हैं। यहां पर आप देखो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, पूरा ही लिख देता हूं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा? इसमें शुगर होगा, फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। क्या क्या होगा? पी का मतलब फॉस्फेट, फॉस्फेट भी है। एस का मतलब शुगर भी है और नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के प्रकार देख लो। नाइट्रोजनस बेस के प्रकार होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन। खैर इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहां पर आप देख लो, पहले मैं हट जाता हूं, मेरे पीछे जो लिखा हुआ है आप उसको देख लो पहले। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है, अभी आपने देख लिया होगा। तो यहां पर आपको क्या क्या मिल गया न्यूक्लियोटाइड के अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको मिल गया है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। अब देखना, ये जो डीएनए की पर्पल कलर की आपको रस्सी दिखाई दे रही है, ये थ्रेड दिखाई दे रहा है, ये किसका बना हुआ है? इसको हिंदी में कहा जाता है डीएनए रज्जुक। लेकिन इस रस्सी में क्या क्या है? ये है शुगर और फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट का ये बैकबोन है। ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट की रस्सी है, और इस शुगर फॉस्फेट में जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनको भी यहां पर देख लो कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं। तो हमने कहा था कि नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं।
एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये प्यूरिन और पायरिमिडीन है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो यहां पर आप देख सकते हो, इस शुगर फॉस्फेट की बैकबोन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस और आपस में ये पेयर करता है। हमेशा एडेनिन थाइमिन से बाइंड करेगा और साइटोसिन गुआनिन से बाइंड करेगा। ठीक है, किससे किससे बाइंडिंग होती है? एडेनिन हमेशा थाइमिन और गुआनिन हमेशा साइटोसिन। ठीक है, एक प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन और हमेशा दूसरा प्यूरिन दूसरे पायरिमिडीन के साथ बाइंड करेगा। तो ये होती है बाइंडिंग। और यहां पर बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? इनको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इन सब से सवाल आते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इनसे सवाल आते हैं। यानी कभी भी अगर मान लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पर्पल कलर का है डीएनए की बैकबोन, अगर आप सवाल आ जाए एग्जाम में कि डीएनए की बैकबोन में क्या क्या होता है, तो आप क्या टिक करोगे? शुगर और फॉस्फेट। डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है? क्या टिक करना है आपको? शुगर और फॉस्फेट से। ये डीएनए की द्विकुंडलिनी या रज्जुक आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो हम कहेंगे कि बेस पेयर से जुड़े होते हैं। इनको नाइट्रोजनस बेसेस बोलते हैं और ये बेस आपस में पेयर बनाते हैं। कि जैसे कौन सा बेस? एडेनिन बेस है, ये किससे पेयर कर रहा है? थाइमीन से। और बीच में उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से ग्वानिन ये पेयर किससे कर रहा है? साइटोसिन से। बीच में जोड़ कौन रहा है उसको? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से आपस में बेस पेयर से ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, सवाल में क्या पूछा गया है उसको देखो, समझो। एक बात ध्यान रहे कि हमेशा अगर मैं लिख दूं कि यहां पर एडेनिन है तो इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? थाइमीन। अगर यहां पर साइटोसिन है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या रहा होगा? ग्वानिन। हमेशा जो पेयरिंग होगी हमेशा इसी तरीके से होगी। पेयरिंग हमेशा किस तरीके से होती है? ए टी के साथ, सी जी के साथ। और इसी तरीके से बेस आपस में पेयर करके इस द्विकुंडलिनी मॉडल को अस्थाई रखते हैं। तो यह ध्यान रहे कि जब डीएनए का यह मॉडल दिया गया था तो डीएनए का इस मॉडल को दिया था, प्रस्तुत किया था वॉटसन और क्रिक ने। और वॉटसन और क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। वॉटसन और क्रिक से पहले डीएनए के इस तरीके के मॉडल को कोई बता नहीं पा रहा था। तब खोज हो चुकी थी कि इसके अंदर शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का भी आइडिया लग गया था। लेकिन वॉटसन और क्रिक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, बिना प्रयोग के नोबेल प्राइज ले गए। कैसे? सिर्फ उन्होंने यह बताया कि ये डीएनए का जो इस तरीके है वो स्टेबल कैसे है। और ये एक कॉफी पीते पीते शाम को जा करके वो कॉफी पी रहे थे और इस तरह से कुछ सोच रहे थे और सोचते सोचते उनको आइडिया आया। आइडिया आने के बाद उन्होंने सब इस मॉडल को प्रपोज किया और फिर उसके बाद वो नोबेल प्राइज ले गए बिना एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, विकास कुमार पूछ रहे हैं एसीएफ के ऑल सिलेबस की वीडियो डालो। हां विकास, एसीएफ के जितने भी टॉपिक हैं जो भी हमने बनाए हैं यहां पर उन सब का वीडियो हम डाल रहे हैं। आप इस सेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो और जो भी हो आप आने वाले हो इस चैनल पर आओगे और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, क्योंकि आपसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको दी जाएगी। खैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्रांति आई। अब क्या हुआ आगे, डीएनए कैसे क्या काम कर रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी के साथ बाइंड करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, अभी आने ही वाले हैं। ठीक है, नाउ अब देखो डीएनए का
जो एक माइनर ग्रूव है, हमने इस बताया था कि जहां पर घुमाव होता है इस तरीके का खांचा बनता है और इसको ग्रूव कहते हैं। एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव तक एक टर्न डीएनए कंप्लीट करता है। देखो डीएनए टर्न कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि यहां से एक टर्न चला और फिर कंप्लीटली यहां पर आया। तो हम कह रहे हैं कि डीएनए एक टर्न कंप्लीट किया। डीएनए को एक टर्न कंप्लीट करने में कितना लेंथ लगा? एक टर्न कितने से कितने दूर का होता है? लेंथ कितनी होती है इसकी? 3.4 नैनोमीटर। और ये जो वैल्यूज दिखाई जा रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल था और इसी मॉडल पर नोबेल प्राइज मिला था। खुशबू कश्यप पूछ रही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसको मैं बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में अब उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। एक तरीके से सोच लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड आप सिंपल ये समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का बंध है। बंध आप पढ़ते होगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा, कई सारे बंध, सहसंयोजी बंध पढ़ा होगा और कुछ वीक इंटरेक्शंस पढ़े होंगे। उसी तरीके का एक इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन का कुछ लेना देना होता है, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ लेना देना होता है, और उस चक्कर में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण कुछ बॉन्ड बन जाते हैं ना, दो एटम के बीच में शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी बॉन्ड बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या है कि एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच लेंथ कितनी है? 3.4 nm। हम कह रहे हैं कि आपस में ये दोनों जो डीएनए का रज्जुक है आपस में किससे जुड़ा है? बेसेस से जुड़ा है। एक बेस से दूसरे बेस के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 nm। कितनी है? एक बेस से दूसरे बेस की दूरी 0.34 nm। ध्यान रहे ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो बेसेस के बीच की दूरी 3.4। एक टर्न में कंप्लीट कितने बेसेस आ जाते हैं? 10। कितने बेसेस आ जाते हैं? 10। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर अगर लिख लिया जाए इसको, अगर इसको लिख लें कि डिस्टेंस बिटवीन एक बेस यहां पर है, दूसरा बेस यहां पर है, और हम सिर्फ इतना समझने के लिए कह रहे हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 nm। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस कितना है? 0.34 nm। नाउ एक कंप्लीट टर्न, इन वन कंप्लीट टर्न कितने बेसेस हैं? 10 बेसेस आर देयर। 10 बेस पेयर के लें, बेस पेयर्स, क्योंकि बेस आपस में पेयर कर रहे हैं ना। इसका मतलब इन वन कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न, तो जब दो बेसेस के बीच की दूरी 0.34 nm है तो 10 बेस के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 nm इंटू 10, कितना? 3.4 nm। nm का मतलब नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। खैर चलो,
अब ये बातें आपने अगर ध्यान रखी हैं, ये वैल्यूज आपने ध्यान रखी हैं, तो आपको इससे आने वाले सवाल बन जाएंगे। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये 2 nm की होती है, 2 nm की होती है। तो डीएनए का जो डायमीटर है 2 nm का है। दो बेस के बीच की दूरी 3.4 nm है। एक ये डीएनए हेलिकल तरीके से चलता है, कंप्लीट टर्न कंप्लीट करने में उसको कितने डिस्टेंस लग जाती है? 3.4 nm, यानी उसमें 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि डीएनए जब इस तरह की शक्ल का रहता है तो फिर वो क्रोमैटिन कैसे बन जाता है, क्रोमोसोम कैसे बन जाता है। अब इसी मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली होता क्या है, हमने कहा था कि पूरे इंटरफेस के दौरान डीएनए अपनी क्रोमैटिन वाली फॉर्म में रहता है। तो क्या है क्रोमैटिन, इसको पढ़ते हैं। ये है डीएनए, और ये डीएनए थोड़ा सा संघनित हुआ है और ये किसी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहां पर प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। डीएनए इस हिस्टोन के ऊपर इस तरीके से इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, रैप्ड है। यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है? इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है डीएनए के संघनन के लिए दिया गया था कि डीएनए संघनित कैसे होता है, उसके लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में क्या क्या रहता है? इसके अंदर रहता है डीएनए और प्रोटीन, प्रोटीन प्लस डीएनए। तो प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, और डीएनए तो है ही है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या एक ही प्रोटीन है? नहीं, इसमें 8 छोटी छोटी सब यूनिट हैं। इसमें 8 छोटी छोटी सब यूनिट हैं। दिव्या सक्सेना पूछ रही हैं, सर प्लीज टेल मी, विल दिस लेक्चर हेल्प इन यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, जूलॉजी? बिल्कुल, आपको ये कहीं भी अगर बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम, जहां कहीं भी जनरल साइंस भी पूछी जाती है, तो उस जनरल साइंस के लिए दिव्या आप इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि जनरल साइंस का एग्जाम कहीं भी अगर हो रहा है तो डीएनए के बारे में सवाल पूछा जाएगा, और अगर डीएनए के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और अगर अभी तक आपने दिव्या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है उन सब की प्रिपरेशन यहां पर हो जाती है। हम कई सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को देख सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और इस वीडियो को अगर आप लाइक करोगे तो आपकी लाइक्ड हिस्ट्री में ये पड़ा रहेगा, आप जरूरत पड़ने पर कभी भी इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए किसके साथ एसोसिएटेड है? ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हिस्टोन प्रोटीन के साथ यहां डीएनए जुड़ा हुआ है, तो हिस्टोन क्या एक ही सब यूनिट है? नहीं, हम कह रहे हैं छोटी छोटी 8 सब यूनिट है। और बेसिकली कैसे 8 सब यूनिट है? क्योंकि हिस्टोन जो है ये थोड़ा बेसिक प्रोटीन है। कैसा है? बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन हमेशा अमाइनो एसिड से बनते हैं। और कौन कौन सी अमाइनो एसिड ज्यादा है इसके अंदर? इसके अंदर एक अमाइनो एसिड है लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टोन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड। ठीक है? खैर, ये दोनों बातें ध्यान रखें। और एक बात और हिस्टोन के बारे में, कि हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये लाइसिन आर्जिनिन की वजह से हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और डीएनए में हम जानते हैं कि फॉस्फेट होता है।
डीएनए की बैकबोन में क्या होता है? फॉस्फेट। डीएनए कंटेन फॉस्फेट, और फॉस्फेट की वजह से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। फॉस्फेट में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जहां कहीं भी आएगा, अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल शिफ्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जहां कहीं भी ऑक्सीजन होगा, नेगेटिव चार्ज जरूर वहां पर देखने को मिल सकता है। तो फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो कोई परेशानी डीएनए को नहीं होगी। डीएनए आसानी से हिस्टोन के ऊपर रैप हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोन के खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आसानी से हिस्टोन अपने ऊपर डीएनए को रैप करा लेगा। मोहम्मराज प्रजापत कह रहे हैं आपके कितने लेक्चर हैं सर? आप देख लीजिए, लेक्चर बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए, खूब सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं। नहीं, नॉन हिस्टोन यहां पर नहीं होता, न्यूक्लियोसोम में सिर्फ हम हिस्टोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक न्यूक्लियोसोम को अगर देखें, न्यूक्लियोसोम को कहा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे लगता है धागे पर मोती हो, उसी तरीके से ये अपीयरेंस इसका है, तो इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कहा जाता है। ये सब कुछ पॉपुलर नाम हैं जिनसे सवाल आ सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन के बारे में हम कुछ बातें कर रहे थे। तो हिस्टोन के ऊपर डीएनए इस तरीके से चारों तरफ इसके रैप रहता है। यहां पर ये हिस्टोन है और इसके चारों तरफ डीएनए। अगर इसको अलग करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए, इसकी लेंथ कितनी है? डीएनए की लेंथ कितनी है? डीएनए की लेंथ है 200 बेस पेयर, जिनमें से टोटल 200 बेस पेयर का डीएनए है, जिनमें से 146 बेस पेयर का डीएनए टाइटली लिंक होता है, टाइटली लिंक्ड विथ हिस्टोन, हिस्टोन के साथ टाइटली लिंक्ड होता है। और बाकी का फिर जो 53 बेस पेयर बच रहा है, ये डीएनए लिंकर डीएनए कहा जाता है। लिंकर डीएनए क्या कहा जाएगा? लिंकर डीएनए। ये फ्लैंक होता रहता है, हिस्टोन के दोनों तरफ फ्लैंक होता रहता है। ठीक है, तो यहां पर हिस्टोन की कितनी सब यूनिट हैं आप इसको भी देख सकते हो। हिस्टोन की कई सारी सब यूनिट हैं, जैसे H2A, ये 2 सब यूनिट होती है। हिस्टोन H2B, इसकी भी 2 सब यूनिट होती है। H3 हिस्टोन की भी 2 सब यूनिट हैं, और H4 हिस्टोन की भी 2 सब यूनिट हैं। ये सब मिल करके टोटल 8 सब यूनिट होती हैं, और ये 8 सब यूनिट ऑक्टामर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। यानी हिस्टोन की शक्ल को अगर आप देखो, हिस्टोन इस तरीके से डीएनए के चारों तरफ आप देख रहे हो कैसे हिस्टोन H2A, H2B इस तरह से अरेंज है। ये बन गया हिस्टोन ऑक्टामर, 8 सब यूनिट वाला। और इसके साथ जब 146 या 147 बेस पेयर का डीएनए इसके चारों तरफ रैप होगा, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है। नाउ ये न्यूक्लियोसोम अब कितनी लेंथ का हो गया है, इसको समझ लेते हैं। देखो, न्यूक्लियोसोम आगे चल करके और ज्यादा कंडेंस होता जा रहा है ना। तो अब हम इसको समझ रहे हैं और पूरा का पूरा क्रोमैटिन या क्रोमोसोम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। यहां पर देखो कि ये था डीएनए। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं।
इस कहानी को पढ़ते हुए कि डीएनए था, ये हिस्टोन के ऊपर अरेंज था और इस तरीके से इसका अरेंजमेंट था और इसको कहा जा रहा था न्यूक्लियोसोम। पर धीरे धीरे ये क्या हुआ कि इसमें इसके साथ एक और हिस्टोन आ गया, और जब एक दूसरा हिस्टोन आया तो ये अरेंजमेंट और ज्यादा टाइट हो गया, और इस हिस्टोन को बोला जाता है इस बार लिंकर हिस्टोन। देखो कॉम्पैक्टेशन हम पढ़ रहे हैं, डीएनए का कॉम्पैक्टेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे डीएनए कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, डीएनए का कॉम्पैक्टेशन पढ़ते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं इस दौरान एक और हिस्टोन आया था जिसका नाम है H1 हिस्टोन, और H1 हिस्टोन के आते ही ये सारे हिस्टोन बिल्कुल पास पास आ गए और ये ज्यादा कॉम्पैक्टेशन इसका स्टार्ट हो गया, इसका कॉम्पैक्टेशन ज्यादा स्टार्ट हो गया। ये जो फाइबर दिखाई दे रहा है इसका डायमीटर अगर आप देखो तो ये कितना था, इसका डायमीटर तो 2 nm के आसपास था डीएनए का। लेकिन अब अगर आप इसको देखोगे कि ये न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है, तो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है 11 nm। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना है? 11 nm। अब 2 nm से 11 nm का सफर कितने गुना कॉम्पैक्ट हो चुका है? ये 7 टाइम्स कॉम्पैक्ट हो चुका है। H1 हिस्टोन लगते ही अब ये और पास पास आ गए, और पास पास आ गए, अब ये बन रहे हैं और ज्यादा अरेंज हो जा रहे हैं, ये सारे सारे हिस्टोन एक साथ अरेंज होते चले जा रहे हैं। ये आप देखोगे कि इस तरह से सारे हिस्टोन 6 हिस्टोन इस तरीके से अरेंज हो जा रहे हैं। छह हिस्टोन आपस में इस तरीके से अरेंज हो गए और एक ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। आप देखोगे ये लूप जैसा स्ट्रक्चर इनका बन रहा है, ये सारे हिस्टोन आपस में इस तरीके से एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इन पर सब पर डीएनए इनके चारों तरफ आपको दिखाई देगा, या यूं कह लो कि रॉड जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहां पर रॉड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब ये आप चाहो तो ड्रॉ करते चले जाओ, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां से डीएनए अब इस तरह से अरेंज हो चुका है, और जैसे ही डीएनए इस तरीके से अरेंज हुआ, अब आप देखो कि इसका नाम क्या अब कह दिया गया। इसको तो सीधे सीधे डीएनए कहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इस वाले फॉर्म को कहा जाता है, यानी न्यूक्लियोसोम वाले फॉर्म को कहा जाता है क्रोमैटिन, और ये कौन सा हिस्सा है? यूक्रोमैटिन। चलो यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, ये वाला हिस्सा कौन सा है? न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को क्या कहा जाता है? यूक्रोमैटिन। अब यूक्रोमैटिन किस लिए? ये ट्रू क्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन होता है। आगे यहां से लेकर के यहां तक आप देखोगे इसको कहा जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। अब चाहे यूक्रोमैटिन कहो या हेटेरोक्रोमैटिन कहो, सब में लास्ट में क्रोमैटिन शब्द आया है, सब में लास्ट में आप क्रोमैटिन शब्द देख रहे हो, यानी इन दोनों को बेसिकली मिलाकर के क्या कहा जाएगा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इनको कहा जाएगा। चलो, तो ये यूक्रोमैटिन हो गया, ये हेटेरोक्रोमैटिन हो गया, और ये दोनों मिलकर के क्या कहला रहे हैं? क्रोमैटिन। तो आपने अब तक क्या देखा? डीएनए से क्रोमैटिन बनने तक का सफर। अब क्रोमैटिन से बनेगा क्रोमोसोम। ठीक है,
क्रोमेटिन से बनेगा क्रोमोसोम। अब ध्यान रहे, मैंने यह कहा था कि जब कभी भी सेल इंटरफेज वाली स्टेट में होती है, इंटरफेस का मतलब समझ गए? इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? वही G1 स्टेट, G2 S फेज। क्रोमेटिन वाली फॉर्म कहां से कहां तक दिखाई देगी? फ्रॉम G1 टू S टू G2। ये सब स्टेट जिसको इंटरफेस कहते थे, यहां पर आपको दिखाई देगा ये क्रोमेटिन। और उसके बाद यही क्रोमेटिन आगे चल करके और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा और अब ये शक्ल लेने लग जाएगा किसकी? क्रोमोसोम की। ध्यान रहे, यहां पर जो अब डायमीटर है इसका, ये वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है? ये 30 nm है। 30 nm है। पहले 11 nm था और अब कितना हो गया है? 30 nm। यानी डीएनए अब कितने गुना कॉम्पैक्ट हो चुका है? इसका कॉम्पैक्टेशन हो गया है 50 टाइम्स। यहां पर इसको सोलेनॉइड मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? सोलेनॉइड मॉडल। हालांकि बाद में सोलेनॉइड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और जिगजैग मॉडल आया। जिगजैग मॉडल में क्या कहा गया कि इस तरीके से डीएनए ऐसे जिगजैग फॉर्म में अरेंज रहता है। तो पहले इसको जब सोलेनॉइड मॉडल कहा जाता था तो यह कहा जाता था कि जो हिस्टोन है वो चारों तरफ इस तरीके से रॉड, हॉलो रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको सोलेनॉइड कहा जाता था। लेकिन बाद में जिगजैग मॉडल आया और कहा कि नहीं, डीएनए तो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो आप चाहे इसको सोलेनॉइड कहो या इसको जिगजैग कहो, पर जो भी कहना, इसका डायमीटर तो कितना होता है? 30 nm और कितने टाइम कॉम्पैक्टेशन है? 50 टाइम्स। नाउ अब ये सोलेनॉइड मॉडल अब शुरू हो जाती है, इंटरफेस तक की कहानी खत्म। अब इंटरफेस के बाद कौन सी फेज आती है? इंटरफेस के बाद आती है एम फेज। जब कोशिका के जीवन काल का एम फेज यानी दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, यानी कोशिका के विभाजन का टाइम आता है, सेल डिवीजन का टाइम आता है, उस दौरान एम फेज के दौरान क्या होता है? एम फेज के दौरान आप देखोगे कि ये जो 30 nm का फाइबर था, ये 30 nm का जो फाइबर है, ये कुछ लूप के जैसा बनता जा रहा है क्योंकि और ज्यादा ये कंडेंस हो चुका है। और इस तरीके से लूप जैसा बनता जा रहा है और ये लूप किसी एक दूसरी प्रोटीन पर जाकर के चिपक जाएगा और इस प्रोटीन का नाम है स्कैफोल्ड प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन, ठीक है। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन कैसी है? नॉन हिस्टोन है, इसमें हिस्टोन नहीं है, ये कोई दूसरी प्रोटीन है। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। नाउ स्कैफोल्ड प्रोटीन से जाकर के ये लूप अटैच हो गया। अब ये लूप जब कभी भी अटैच होगा तो काफी कुछ बड़े लूप भी दिखाई देंगे, कुछ छोटे लूप भी दिखाई देंगे। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि इन्हीं लूप में से डीएनए आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इसके चारों तरफ कहीं कहीं लूप ये ओपन हुई है और यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं स्टोन भी, ठीक है। अभी यूक्रोमेटिन क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, हम देखेंगे। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन हुआ और स्कैफोल्ड प्रोटीन से कॉम्पैक्टेशन शुरू हुआ और लास्ट में जैसे ही एम फेज आती है, मेटाफेज आती है। एम फेज में कई सारी फेजेस होती हैं और एम फेज में जैसे ही मेटाफेज आती है, धीरे धीरे ये कंडेंसिन और ज्यादा कंडेंस होगा, ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हेलिकली कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ ये जो रेड कलर की लूप दिखाई दे रही है
वो भी इसके चारों तरफ इस तरीके से अरेंज होना शुरू हो जाएगी। ये लूप इसके चारों तरफ इस तरीके से अरेंज होना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हो? और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि ये शक्ल ले लिया है क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का शक्ल ले लेगा। अभी यहां पर तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, आगे चल करके मैं इसको आपको बता देता हूं कि ये बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, यानी इसी क्रोमोसोम के अंदर ऐसा लूप वाला स्ट्रक्चर भी आप देखोगे कि कॉम्पैक्ट हो गया है बहुत ज्यादा, और इसके चारों तरफ इस तरह से अरेंज है ये लूप। तो आपने देखा कि डीएनए अल्टीमेटली किस फॉर्म से किस फॉर्म तक का सफर पूरा कर रहा है। यानी अगर इसको यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे कि डीएनए तो पहले इस तरीके से था, डीएनए की शक्ल तो पहले इस तरीके से थी, और फिर धीरे धीरे ये डीएनए कैसे से इसमें कैसा क्या बनता गया, ये आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, कौन सी फॉर्म इसमें इंटरफेज में रही थी और कौन सी फॉर्म एम फेज में रही, ये आप समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, जान चुके हो। अब देखो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की संरचना। जब आप क्रोमोसोम पढ़ते हो तो आप देखते हो यहां पर कुछ दबा हुआ हिस्सा है, यहां पर कुछ दबा हुआ हिस्सा है, और इस दबे हुए हिस्से को कहा जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये दबे हुए हिस्से से ही ये दो आपस में जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और यहां पर इसको कहा जा रहा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, यहां पर सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर से कुछ प्रोटीन आकर के अटैच हो जाती है, जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। क्रोमोसोम के एंड पे यहां पर आपको किनारे किनारे पर देखने को मिलेगा टीलोमियर। यहां पर एंड पर टीलोमियर देखने को मिलेगा, और ये जो टीलोमियर वाला हिस्सा है ये भी कई बार धसा हुआ सा होता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्रोमोसोम की संरचना में आपको ये दो तरीके की चीजें दिखाई देंगी। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रोमोसोम का जो एक कॉपी ये वाला है, एग्जैक्टली जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो ये बन गया था। तो ये दोनों एक दूसरे की हमशक्ल हैं, जुड़वा बहनें हैं, और अगर जुड़वा बहनें हैं तो इनको आपस में क्या कहेंगे, देखो एक आर्म को कहा जाता है क्रोमैटिड। क्या कहा जाएगा, क्रोमैटिड। एक आर्म को तो क्रोमैटिड कहा जाएगा, इसको कहा जा रहा है क्रोमैटिड। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है, एक आर्म को कहते हैं क्रोमैटिड, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जब दूसरा आप देखोगे तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। बीच से क्रोमोसोम का धसा हुआ हिस्सा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे दोनों एंड पर टीलोमियर है। टीलोमियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है, उसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल नहीं देख रहे हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में
फटाफट एक बात और देख लें। देखो ये कॉन्स्ट्रिक्शन की पूरी कहानी थी। डीएनए डबल हेलिक्स से न्यूक्लियोसोम बनने तक की कहानी, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन लूप बनने तक की कहानी, और क्रोमेटिन लूप आगे चल करके जब क्रोमोसोम बन गया तब आप यहां पर देख रहे हो। और क्रोमोसोम के अंदर आप देख सकते हो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं। क्रोमोसोम की जो आर्म छोटी होती है उसको कहा जाता है पेटाइट आर्म, या इन शॉर्ट पी आर्म इसको कहा जाता है। और जो लॉन्ग वाली आर्म होती है उसको कहा जाता है क्यू आर्म। क्रोमोसोम की पी आर्म होती है और क्यू आर्म होती है, ठीक है। अब देखो देखो कोई पूछ रहा है कि इनमें 2 डीएनए हैं या एक, 2 डीएनए या एक डीएनए कैसे? इसमें तो डीएनए देखो एक ही है, वही बार बार कुंडलित होकर के इस तरह की शक्ल बना लिया है। लेकिन जब आप क्रोमोसोम की बात करते हो तो इसमें इस क्रोमेटिड की एग्जैक्ट कॉपी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ये वाले क्रोमेटिड की एग्जैक्ट कॉपी यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये दो आपस में है, सिस्टर क्रोमेटिड इनको कहा जा रहा है। तो 2 डीएनए मान सकते हो, एक डीएनए इस क्रोमेटिड का, दूसरा डीएनए इस क्रोमेटिड का, ठीक है। और यही कुंडलित होकर के इस तरह के क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो पी आर्म और क्यू आर्म आप समझ गए। ध्यान रहे, पी छोटी वाली आर्म है और क्यू बड़ी वाली आर्म है। नाउ सेंट्रोमियर यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोसोम पर इसकी लोकेशन कहां पर है उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं। देखो यहां पर है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जब बिल्कुल टॉप पर सेंट्रोमियर हो और शॉर्ट आर्म बहुत ज्यादा शॉर्ट हो तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। लेकिन जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे हो, बीच में ना हो पर थोड़ा सा नीचे हो, तो उसको कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहा जाएगा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ क्रोमोसोम कि जब सेंट्रोमियर को आप देखोगे कि बिल्कुल बीच में है, यानी शॉर्ट आर्म भी है, वो भी काफी बड़ी दिखाई दे रही है, लगभग बीच में, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पर मान लो किसी क्रोमोसोम में बिल्कुल एंड पर सेंट्रोमियर दिखाई दे, सेंट्रोमियर यहां दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कह देंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब मैं यह भी बात कर चुका हूं कि सेंट्रोमियर तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है क्रोमोसोम में, लेकिन कई बार एंड पर कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन दिखाई देते हैं जिन टीलोमियर के पास, जिनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए है जिसमें ए और टी इनकी अधिकता पाई जाती है, एटी रिच सीक्वेंस होते हैं, एटी रिच सीक्वेंस, ठीक है। कविता कह रही हैं इट्स फीलिंग लाइक आई एम सिटिंग इन आईएफएस ऑनलाइन। थैंक यू कविता। सुमन राठौर कह रही हैं 1 क्रोमोसोम कंटेन 2 डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम जब कहें तब, जब क्रोमेटिन की बात कहें तब नहीं, क्योंकि क्रोमेटिन तो हो सकता है डुप्लीकेशन से पहले की बात हो रही हो, है ना। तो हम नहीं बता सकते कि कौन से क्रोमेटिन की बात हो रही है। हाँ, पर क्रोमोसोम अगर कहें तो इसका मतलब है कि उसमें 2 आर्म जरूर हैं, और जब 2 आर्म हैं तो ऑब्वियसली डीएनए के द्विगुणन या रेप्लिकेशन के बाद की बात हो रही है। तो एक तो होगा पर उसकी एक कॉपी होगी जो उसके साथ में अटैच होगी, यानी सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। चलो, अल्पना सिंह पूछ रही है सर टीलोमेयर में बस 2 आर्म होगी? नहीं, टीलोमेयर तो हर एंड पर होगा, यानी इस एंड पर भी होगा टीलोमेयर, यहां पर भी होगा, सब जगह टीलोमेयर होगा। जो क्रोमोसोम का जो बेंड है ना, ये जो बेंडिंग हो रही है, ये टीलोमेयर बनाती है। और टीलोमेयर ये सुरक्षित रखती है क्रोमोसोम की, कहीं क्रोमोसोम किसी दूसरे से अटैच ना हो जाए, इसलिए इस तरह लूप स्ट्रक्चर में ऐसे डीएनए मुड़ जाता है, ठीक है ना। ये एंड वाला डीएनए होता है। नाउ
ये क्रोमोसोम अपीयर कहां होता है? क्रोमोसोम अपीयर होता है इन मेटाफेज, अपीयर इन मेटाफेज। ध्यान रहे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोमोसोम इस तरह से अपीयर कहां होगा, जो कंप्लीटली बिल्कुल कुंडलित होगा या कॉम्पैक्टेड होगा, तो कहां पर होगा? मेटाफेज वाली स्टेट में, जो एम फेज की स्टेट है। ठीक है, चलो क्रोमोसोम के टाइप देख लिया अब आपने। अब आप देखो, क्रोमोसोम को जब कभी भी स्टेन किया जाएगा, क्रोमोसोम को जब कभी भी स्टेन किया जाएगा, तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के बैंड के पैचेस दिखाई देंगे। वो वाला हिस्सा जो बिल्कुल लाइट कलर से स्टेन हो रहा है, जिसमें स्टेन ज्यादा नहीं हो पा रही है, उसको कहा जाएगा यूक्रोमेटिन। और जो बहुत डेंस वाला पार्ट है, वो स्टेन से आसानी से वो स्टेन को रिसीव कर लेगा, गेन कर लेगा, और उसको कहा जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, अब आप समझ गए कि कौन सा हिस्सा रहा होगा? यूक्रोमेटिन यानी न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट, यानी क्रोमोसोम के इस हिस्से में ज्यादातर न्यूक्लियोसोम वाले पार्ट है, और जहां हेटेरोक्रोमेटिन है उस हिस्से में ज्यादातर कॉम्पैक्टेड पार्ट है। खैर, ये जो रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, किससे स्टेनिंग करने पर मिले हैं, ये स्टेन का नाम होता है जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन करने पर ये जो बैंड पैटर्न दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको कहा जाएगा जी बैंडिंग पैटर्न। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा जी बैंडिंग पैटर्न। हेटेरोक्रोमेटिन में आप ज्यादातर देखोगे कि 80 रिच सीक्वेंस है, और इसकी वजह से आपको इस तरह से स्टेन को ज्यादा ये रिसीव कर लेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे बार बार, और ये स्टेन को ले लेंगे। तो जहां ज्यादा स्टेन फंस जाता है, जो ज्यादा संघरित वाला पार्ट होगा, वहां ज्यादा स्टेन चला जाएगा, वो स्टेन बाहर निकल नहीं पाएगा, या वॉश करने पर वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ज्यादा डेंस वाला पार्ट होगा हेटेरोक्रोमेटिन, और ज्यादा एक्टिव पार्ट, खुला हुआ पार्ट, जहां आसानी से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो जाए, उस पार्ट को कहा जाएगा यूक्रोमेटिन। यानी एक्टिव वाला पार्ट कौन सा है? यूक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन ये इनएक्टिव पार्ट कहा जाता है। और एक्टिव इनएक्टिव का मतलब समझते हो? एक्टिव का मतलब जहां से आसानी से प्रोटीन बनाई जा सके, ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसलेशन किया जा सके, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? एक्टिव पार्ट। और इनएक्टिव पार्ट जहां पर यह पॉसिबल ना हो। नाउ ये आपने ये समझ लिया कि स्टेन किससे किया जा रहा है? जिम्सा स्टेन से। और स्टेनिंग के बाद जो पैटर्न मिल रहा है उसको क्या कहा जा रहा है? जी बैंडिंग पैटर्न। डार्क वाले बैंड क्या कहे जा रहे हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। और लाइट वाले बैंड क्या कहे जा रहे हैं? यूक्रोमेटिन। अब इस स्टेनिंग का फायदा क्या है? इस स्टेनिंग का फायदा है कि आप इससे कैरियोटाइपिंग कर सकते हो। नाउ व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? कैरियोटाइपिंग क्या है? कैरियोटाइपिंग का मतलब यह होता है कि आप इससे क्या कर सकते हो? क्रोमोसोम को इस तरीके से स्टेन करके विजुअलाइज किया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब हम उसकी कैरियोटाइपिंग करते हैं, ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैरियोटाइपिंग होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 या 22 के बजाय 44 देख लें। कौन से हैं? ये हैं ऑटोसोम। और 2 क्रोमोसोम कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। टोटल हो गया 46। ये सेक्स क्रोमोसोम कौन से हो सकते हैं? या तो XX हो सकते हैं, या हो सकता है XY किसी में हो। ठीक है, अब आप देखो कि ये XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, कैरियोटाइपिंग जब करते हैं तो किस आधार पर इसको लगाते हैं, अलाइन करते हैं क्रोमोसोम? ये क्रोमोसोम की एक तरीके से प्रोफाइलिंग है। हम ये देख रहे हैं कि इस सेल के अंदर, इस ऑर्गेनिज्म में, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं। तो आप देख सकते हो जो नंबरिंग दी गई है, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है हमेशा।
और इसी आधार पर इसी क्रम में अरेंज किया जाता है कैरियोटाइपिंग में। उससे छोटा 2, उससे छोटा क्रोमोसोम नंबर 3, उससे छोटा 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आप देख रहे हो। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर तो सिर्फ 22 क्रोमोसोम ही है और एक एक्स एक वाई दिखाया गया है। ऐसा इसलिए दिखाया गया है, अब आप जानते हो कि इसकी हर एक क्रोमोसोम की डबल डबल कॉपी है, तो एक दिखाई दे रहा है आपको, है ना, डबल कॉपी दिखाई दे रही है। तो 22 पेयर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक कॉपी माताजी से और एक कॉपी पिताजी से आती है, तो 22 पेयर हो गए ऑटोसोम के, और बाकी 2 सेक्स क्रोमोसोम। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कैरियोटाइपिंग की गई। अब इस कैरियोटाइपिंग का फायदा क्या है? आप कैरियोटाइपिंग करके यह पता कर सकते हो कि क्या किसी ह्यूमन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, मान लो कि कोई बीमारी है, कोई डिजीज है। कई सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कि क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण आती हैं, कि किसी के अंदर कोई क्रोमोसोम गलती से ज्यादा आ जाता है, जब गैमीट बन रहे होते हैं उसी दौरान गड़बड़ी हो जाती है। तो किसी के अंदर कोई क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है, तो किसी के अंदर कोई क्रोमोसोम कम आ जाता है। ऐसी खूब सारी जेनेटिक जो डिसऑर्डर वाली डिजीजेस हैं या जिनमें क्रोमोसोमल एबरेशन होता है, उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये देख करके जब प्रोफाइलिंग करोगे तो प्रोफाइल करके पता चल जाएगा। अगर कोई क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो वो आसानी से पता किया जा सकता है। पर हां, उसको फिनोटाइप से कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिनोटाइप से कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई जानकार है, कोई जानने वाला है, तो प्रोफाइल को देख करके वो ये पता जरूर लगा लेगा कि इनमें से कैरियोटाइपिंग करके पता लगा लेगा कौन सा क्रोमोसोम मिसिंग है। ऐसे खूब सारे एबरेशन वाली डिजीजेस हैं जिनको पता किया जा सकता है। तो कैरियोटाइपिंग से अलग अलग क्रोमोसोमल एबरेशन वाली डिजीज पता चलती हैं। पहली डिजीज कौन सी है? डाउन सिंड्रोम का नाम अगर आपने सुना हो, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 जो है ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अब क्रोमोसोम नंबर 21 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हम तो कहते हैं क्रोमोसोम नंबर, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, एक जो फादर से आती है, एक जो मदर से आती है। अब एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई तो क्रोमोसोम नंबर 21 की कितनी कॉपी हो गई? 3। इसका मतलब इसको कहा जा सकता है कि यह ट्राइसोमी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? ट्राइसोमी कंडीशन है। इसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम अगर इसको आप देखोगे तो टर्नर सिंड्रोम ज्यादातर फीमेल्स में होता है। ये फीमेल्स में देखने को मिलेगा, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, यहां पर एक मिसिंग है। रेवती, वेरी गुड आफ्टरनून। राजेंद्र, ठीक है, चलो। और ये देखो, ये जो डिजीज है ना क्रोमोसोमल एबरेशन की, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप किसी भी एग्जाम में देखोगे तो पूछी जाएंगी। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को बताइए क्या होता है? आंसर करिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? जल्दी से बताओ। किसमें होता है? ये मेल्स में होगा। और क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर मुझे चाहिए। देखो, सोनिया कुमावत बता रही हैं कि ये XXY वाली कंडीशन, यानी फिर से ट्राइसोमी हो गई ना। सेक्स क्रोमोसोम की इस बार ट्राइसोमी हुई है। कौन से क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है? एक्स क्रोमोसोम। पिंकी शेखावत भी XXY वाली कंडीशन बता रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, बहुत सही जवाब है आपका
ये क्रोमोसोम की कंडीशन कौन सी होती है, XXY। Y है तो इसका मतलब मेल है, Y है तो इसका मतलब मेल होगा, पर इस मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, यानी ये भी कंडीशन कैसी कही जाएगी, ट्राइसोमी। आसानी से कैरियोटाइपिंग करके इस ट्राइसोमी का पता किया जा सकता है। चलो अब बारी है किसकी, सवाल की। अब तक जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं अब मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे सवाल डिस्कस करते हैं। ये एसीएफ के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और इसका आंसर मुझे बताइए कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड डीएनए मॉलिक्यूल इज कोडेड इन द, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें कोडेड होती है। एक डीएनए अणु में आनुवांशिक सूचना कूटित रहती है, किसमें। आपके ऑप्शंस हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयरिंग, proportion of each base present, turning pattern of helix। हिंदी में मैं बता देता हूं, न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के रूप में, क्षार युग्मनों के रूप में, उपस्थित प्रत्येक क्षार के अनुपात के रूप में, या कुंडलिनी के घुमाव पैटर्न के रूप में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें रहती है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के रूप में, सीक्वेंस के रूप में, बिल्कुल सही है। अब इसको बता दो, इसको तो मैंने बताया हुआ है ना, अभी अभी आपने पढ़ा है कि डीएनए के द्विकुंडली मॉडल में एक क्षार युग्म अगले क्षार युग्म, इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए each pair is half, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। आंसर आ गए, आंसर आ रहे हैं, देखो किसने बताया, रिया राय ने बताया सेकंड आंसर, सोनिया कुमावत ने भी सेकंड बताया है, और केतन सभी बिल्कुल सही। देखो आप, क्या हुआ सोनिया, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट अभी ठीक हो जाएगी, अभी कुछ ठीक है, अभी भी नहीं ठीक है, वॉइस में अभी भी प्रॉब्लम है, ओके वॉइस ड्रॉप हो रही है, चलो ठीक है, देखते हैं कैसे ड्रॉप हो रही है, मैंने सब कुछ ठीक तो किया हुआ है, कोई बात नहीं। यहां पर अभी अगर सही हो तो मुझे बता देना, ठीक है, थम्स अप करना। सबके आंसर सही हैं, कितना होता है 0.34 एग्जैक्टली। अभी अगर वॉइस ठीक हो गई हो तो मुझे थम्स अप करना। ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो इजी था, कैसे सवाल आते हैं अब आपको आइडिया लग गया, और इस क्लास को पढ़ करके इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल जो है उसको भी देखो ध्यान से। अगला सवाल, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस अलोंग वन साइड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, एक साइड में डीएनए, जो इस तरह से आप डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हो, ड्रॉ करते हो, उस डीएनए मॉलिक्यूल में जो एक साइड का बेस है वो लिख रखा है क्या, ए जी सी एंड टी। तो अब आपको बताना है कि द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द बेस ऑन द अदर साइड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी, क्या होगा दूसरे साइड के डीएनए का, दूसरे साइड के जो सीक्वेंसेस होंगे उनमें आप क्या लिखोगे। ए के सामने क्या रहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और आप जानते हो कि ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ इंटरैक्ट करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए,
अगर ए है तो इसके सामने टी होना चाहिए, यहां भी टी होना चाहिए, यहां सी होना चाहिए और यहां जी होना चाहिए और इधर वापस ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ आंसर सही होगा। और सबसे पहले आंसर, अरे बहुत सारे लोगों ने दे दिया, सबने दे दिया आंसर, वेरी गुड, सबका आंसर सही है क्योंकि बहुत इजी सा था। अब देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये हर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द बेसिक मोनोमर यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन आर। डीएनए को जब द्विगुणन करना होता है तो कौन से बेसिक मॉलिक्यूल या मोनोमर का इस्तेमाल करेगा। आपके ऑप्शंस हैं, डीएनए, आप हिंदी में लिख रखा है, डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले बेसिक एकल हैं, कौन से हैं, अमाइनो एसिड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ग्लूकोज, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ऑब्वियसली एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज डीएनए न्यूक्लियोटाइड। राजेंद्र पूछ रहे हैं सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा क्या। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना उसको ध्यान रखना। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, आपको डीएनए से रिलेटेड जहां कहीं भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब जगह वो काम देने वाली है इंफॉर्मेशन। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपकी लाइक वीडियोस में ये पड़ा रहे, ठीक है। आप जब कभी भी जरूरत पड़े तो इसको देख सकते हो, इसके क्वेश्चंस को देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन्स नॉट लोकेटेड विद इन न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड इन। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसके लिए जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी उस समय अगर आपने पढ़ा होगा तब आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर बताइए। वो जीन जो केंद्रक में स्थित नहीं होते वो सदैव पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाएंगे बताइए। जो जीन केंद्रक में नहीं होते वो कहां पाए जाएंगे, साइटोस्केलेटन में, साइटोसोल में, सेल मेम्ब्रेन में, सेल ऑर्गेनेल में, कहां पाए जाएंगे, साइटोपंजर, साइटोसोल, कोशिका झिल्ली या कोशिकांगों में। देखो तो ज्यादातर लोग गलत आंसर कर रहे हैं, मैंने कहा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और देखो कुछ सही भी आंसर कर रहे हैं, जैसे विजय हैं, पिंकी हैं, केतन हैं, इन्होंने सही आंसर किया है, सुमन राठौर ये भी सही आंसर कर रही हैं। सोनिया आपका आंसर गड़बड़ हो गया है, साइटोसोल में जीन नहीं पाए जाते। आपको मैंने क्लास की शुरुआत में यह बताया था कि डीएनए कहां कहां होता है। हमने कहा था कि एक तो न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसको क्रोमोसोम आप कहते हो, जीनोम जिसको आप कहते हो, और कुछ कोशिकांग वो अपना, उनके पास खुद का डीएनए होता है, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हैं जो अपना खुद का डीएनए अपने पास रखते हैं, कंप्लीट नहीं पर ज्यादातर जीन इनके जो इनके काम में आने वाले हैं वो इनके खुद के पास रहते हैं। कहने का मतलब कोशिकांगों में प्रेजेंट होते हैं जीन, यानी प्लास्टोम और कॉन्ड्रियोम जो आपको बताया था वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है ना, तो सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके अभी समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा। तृप्ति आपका आंसर गलत है, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते। कोशिका झिल्ली गलत आंसर है। क्यों गलत है, क्योंकि कोशिका झिल्ली में किसी भी तरीके का कोई जीन नहीं होता। जीन कहां, कुछ स्पेसिफिक साइट में रहते हैं। कहां रहते हैं, पूरी कोशिका में जीन कहां कहां पर रहते हैं, देखो 3 जगह देख लेना हमेशा। एक न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, अगर वो प्लांट सेल है तो आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, ठीक है।
तो इन 3 बातों को ध्यान रखना, यहीं पर आपको जीन मिलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। और अब थैंक यू, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पढ़ करके कुछ समझ में आया हो, सारी बातें आपके दिमाग में गई, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पुरुषोत्तम समझ में आ गया आपको? कविता ओके, खुशबू कश्यप ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और आईएफएस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट, कल भी क्लास रहेगी, रिया पूछ रही हैं। रिया कल क्लास बिल्कुल रहेगी, आप देख लीजिएगा, इसमें सारे शेड्यूल पहले से ही दे रखे हैं, तो आप आईएफएस को देखते रहें, कौन कौन से लाइव लेक्चर के शेड्यूल हैं उसको आप एक बार देखते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। पिंकी शेखावत कह रही हैं सर सेल साइकिल पर भी एक लाइव क्लास लो। ठीक है पिंकी, देखते हैं, हम कोई ना कोई लाइव क्लास ज़रूर लेंगे। और सेल बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर खूब सारे लेक्चर पहले से ही ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। ठीक है, अल्पना पूछ रही हैं किस टाइम क्लास होगी। क्लास का टाइमिंग सुबह 11 है और शाम को क्लास होती है 5 बजे एसीएफ के एग्ज़ाम के लिए। बाकी हम सभी लाइव आते रहते हैं, अभी गेट का डिस्कशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो गेट के डिस्कशन के लिए भी हम आते रहते हैं। तो सारे एग्ज़ाम जो भी आपके साइंस से रिलेटेड हैं, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो पाए। ठीक है रिया, थैंक यू सो मच। ओके राजेंद्र, क्या क्वेश्चन है आपका? राजेंद्र पूछिए, क्वेश्चन क्या है? मैंने देखा नहीं है आपका क्वेश्चन। राजेंद्र पूछ रहे हैं साइटोपंजर क्या है। साइटोपंजर का मतलब साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन जैसे कहते हैं ना अस्थिपंजर, अस्थिपंजर का मतलब कंकाल तंत्र, उसी तरह से साइटोपंजर यानी कोशिका का कंकाल, एक तरीके से जो किसी भी सेल की शेप को मेंटेन करता है, और ज्यादातर वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में है। अभिज्ञान पांडे कह रहे हैं सर सेकेंड ईयर बायोटेक स्टूडेंट के लिए भी ये सूटेबल था। ओके ओके ठीक है, थैंक यू अभिज्ञान। हाँ ये बिल्कुल है, ये किसी भी एग्जाम अगर आप पढ़ते हो ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये बहुत बेसिक कंसेप्ट बताया गया है और ये सभी के लिए अच्छा है। ओके, तो थैंक यू सो मच, चैनल के साथ हमारे बने रहिएगा। और अभी फिर क्लास होगी तो शाम को भी आप लाइव आइएगा, देख लीजिएगा लेक्चर में कौन सी क्लास वाली जूलॉजी का कोई टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो हम कई सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, गेट, सेट, नेट, CSIR, IIT JAM, ACF, RPSC और नीट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो नीट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप IFS ऑनलाइन के साथ बने रहिएगा। तो थैंक यू सो मच।